स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम गर्भावस्था से जुड़े एक बेहद अहम पहलू पर बात करने वाले हैं, एमनियोटिक द्रव यानी एमनियोटिक फ्लूइड। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है, एक चित्र भी है और आज हम इसी की जटिलताओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, अक्सर लोग इसे बस पानी की थैली समझ लेते हैं। सही कहा, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। तो आज का हमारा लक्ष्य है ये समझना कि ये द्रव असल में है क्या, कहाँ से आता है और गर्भ में इसका संतुलन कैसे बना रहता है। और सबसे जरूरी बात, जब ये संतुलन बिगड़ता है, मतलब कम या ज्यादा होता है, तो उसका क्या असर होता है। बिल्कुल, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये एमनियोटिक द्रव है क्या। हमारे पास जो चित्र है उसमें तो ये साफ दिख रहा है कि एक तरल है, हाँ, जो गर्भ के अंदर भ्रूण को घेरे हुए है, एमनियोटिक थैली में जी, एक तरह का सुरक्षा कवच या स्विमिंग पूल जैसा। हाँ कह सकते हैं। सुरक्षा कवच तो ये है ही, मतलब भारी चोट, दबाव, इन सब से बचाता है। इन्फेक्शन से भी कुछ हद तक सुरक्षा देता है, पर इसकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा। जैसे देखिए, ये भ्रूण को हिलने डुलने की जगह देता है, हाँ, जो उसकी मांसपेशियों, हड्डियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। सही। फिर ये तापमान भी एक जैसा बनाए रखता है भ्रूण के चारों ओर। ओके। और जैसा हम शायद आगे बात करेंगे, ये फेफड़ों और पाचन तंत्र के विकास में भी मदद करता है। ओह, तो ये सिर्फ एक पैसिव कुशन नहीं है, ये एक्टिव है, जरूरी है विकास के लिए। ये तो काफी अहम है। अब ये सवाल उठता है कि इतना जरूरी तरल ये आता कहाँ से है, बनता कैसे है? देखिए, शुरुआती गर्भावस्था में तो ये माँ के ब्लड प्लाज्मा से ही छनकर आता है। अच्छा। पर जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, खासकर पहली तिमाही के बाद, तो इसके बनने के मुख्य स्रोत बदल जाते हैं। तब ये मेनली दो जगह से आता है। पहला और सबसे बड़ा सोर्स है भ्रूण का मूत्र, फीटल यूरिन। भ्रूण का मूत्र? हाँ, लगभग 10-12 हफ्ते के बाद बच्चे की किडनियां काम करने लगती हैं, यूरिन बनता है और वो एमनियोटिक थैली में जाता है। अच्छा। और दूसरा जरूरी सोर्स है भ्रूण के फेफड़ों से निकलने वाला तरल, फीटल लंग फ्लूइड। फेफड़ों से भी तरल निकलता है? जी, फेफड़े एक खास किस्म का तरल बनाते हैं जो सांस लेने जैसी क्रियाओं के दौरान बाहर आता है और इस एमनियोटिक द्रव का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, तो मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो खुद ही इस पानी को बनाने लगता है अपने यूरिन और लंग फ्लूइड से। ये तो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, लेकिन एक मिनट, अगर भ्रूण लगातार यूरिन बना रहा है, फेफड़ों से भी तरल आ रहा है, तो ये पानी गर्भ में बहुत ज्यादा क्यों नहीं हो जाता? सही सवाल है। इसका संतुलन कैसे रहता है? मतलब बनता है तो कहीं जाता भी होगा। बिल्कुल सही, यही तो प्रकृति का कमाल है। ये एक बहुत डायनामिक प्रोसेस है, जितना बनता है उतना निकलता भी है। इसके निकलने का दो मुख्य रास्ते हैं। सबसे बड़ा तरीका है भ्रूण का इसे निगलना, फीटल स्वॉलोइंग। बच्चा इसे निगलता है? हाँ, लगातार गर्भावस्था के बीचे से ही शुरू कर देता है और अंत तक आते आते तो रोज कई 100 मिलीलीटर द्रव निकल सकता है। अरे वाह! ये निगला हुआ पानी फिर बच्चे के पाचन तंत्र से गुजरता है, पानी खून में सोख लिया जाता है और फिर किडनी के रास्ते वापस यूरिन बनकर बाहर आ जाता है। मतलब एक तरह का रिसाइकलिंग सिस्टम चल रहा है अंदर ही अंदर। हाँ बिल्कुल, काफी हद तक वैसा ही है। और दूसरा रास्ता क्या बताया आपने? दूसरा है इंट्रामेम्ब्रेनस एब्जॉर्प्शन। मतलब ये द्रव सीधे जो एमनियोटिक झिल्ली है ना, हाँ, उसकी सतह पर जो खून की नलिकाएं हैं, उनके जरिए माँ के खून में वापस सोख लिया जाता है। अच्छा, सीधे मेम्ब्रेन से माँ के सिस्टम में। जी। ये भी काफी मात्रा में द्रव को हटाने में मदद करता है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं, बच्चे का निगलना और मेम्ब्रेन से सोखना, द्रव के बनने को बैलेंस करती हैं। आमतौर पर 34-36 हफ्ते तक ये पानी बढ़ता है, फिर डिलीवरी तक थोड़ा कम या स्थिर रह सकता है। ये संतुलन तो वाकई बहुत नाजुक लगता है। बच्चे का निगलना, यूरिन बनाना, फेफड़ों से तरल झिल्ली से सोखना, इनमें से किसी में भी गड़बड़ी हुई तो बिल्कुल पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। और शायद यही वो स्थितियां आती हैं जिनके बारे में हमारे मेडिकल ऑफिसर्स को जानना बहुत जरूरी है। सही। क्या होता है जब ये संतुलन बिगड़ता है? मान लीजिए द्रव की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, जब एमनियोटिक द्रव की मात्रा नॉर्मल रेंज से काफी ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रेमनियोस। पॉलीहाइड्रेमनियोस। हाँ, इसे अल्ट्रासाउंड से नापते हैं, AFI या SDP जैसे मेजरमेंट से। ये अपने आप में एक लक्षण है जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? ये माँ की तरफ से होता है या बच्चे की? दोनों तरफ से हो सकता है, या कभी कभी कारण पता भी नहीं चलता। अच्छा। एक बड़ा ग्रुप तो बच्चे से जुड़े कारणों का है, जैसे हमने बात की कि बच्चा द्रव निगलता है। हाँ, अगर वो ठीक से निगल नहीं पा रहा तो पानी जमा होगा। बिल्कुल। ऐसा कुछ बनावटी दिक्कतों में होता है,
जैसे बच्चे की खाने की नली इसोफेगस पूरी ना बनी हो या बंद हो, या ड्यूडेनम में रुकावट हो। तो निगला हुआ पानी आगे नहीं जा पाता। या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें जैसे एनेंसेफली, जिसमें दिमाग का ऊपरी हिस्सा नहीं बनता, वो भी निगलने में दिक्कत कर सकती हैं। और माँ से जुड़े कारण, हाँ, वो भी अहम है। मेटोरल डायबिटीज, माँ को शुगर होना, खासकर अगर कंट्रोल में ना हो, ये पॉलीहाइड्रामिनियोस का एक कॉमन कारण है। डायबिटीज से पानी क्यों बढ़ता है? माना जाता है कि माँ के खून में ज्यादा ग्लूकोज से बच्चे में भी ग्लूकोज बढ़ता है। शायद इससे उसे प्यास ज्यादा लगती है या वो यूरिन ज्यादा बनाता है, फीटल पॉलीयूरिया, इससे पानी बढ़ जाता है। अच्छा। बच्चे से जुड़े और कारणों में कुछ तरह के गंभीर एनीमिया हो सकते हैं। फीटल एनीमिया जैसे RN कंपैटिबिलिटी या पार्वोवायरस इन्फेक्शन से होने वाला एनीमिया, इसमें हार्ट पर लोड बढ़ने से द्रव ज्यादा बन सकता है। और एक से ज्यादा बच्चे होना, मल्टीफिटल जेस्टेशन, जुड़वा तड़वा, हाँ, इनमें भी पॉलीहाइड्रामिनियोस का चांस ज्यादा होता है, खासकर कुछ खास तरह के जुड़वाओं में होने वाली दिक्कतें जैसे TTTS में। और आपने कहा था कभी-कभी कारण पता ही नहीं चलता। हाँ, ये भी होता है। काफी केसेस में, खासकर अगर पॉलीहाइड्रामिनियोस हल्का है, तो कोई साफ वजह नहीं मिलती। उसे क्या कहते हैं? इडियोपैथिक पॉलीहाइड्रामिनियोस, वजह पता नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें कुछ रिस्क जैसे समय से पहले डिलीवरी या झिल्ली का फटना या कॉर्ड प्रोलैप्स का खतरा थोड़ा बढ़ सकता है। तो निगरानी तो इसमें भी जरूरी है। समझ गए। तो पॉलीहाइड्रामिनियोस के पीछे बच्चे के निगलने में दिक्कत, माँ की डायबिटीज, बच्चे का एनीमिया, मल्टीपल प्रेगनेंसी या फिर कोई अज्ञात कारण भी हो सकता है। जी। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। अगर ये द्रव बहुत कम हो जाए तो उसे क्या कहते हैं और वो कितना खतरनाक है? जब एमनियोटिक द्रव बहुत कम होता है तो उसे कहते हैं ओलिगोहाइड्रामिनियोस। ओलिगोहाइड्रामिनियोस। हाँ, ये भी अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। कम AFI या SDP, ये स्थिति अक्सर बच्चे के लिए ज्यादा चिंताजनक मानी जाती है, खासकर अगर ये गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में हो। इसके मुख्य कारण क्या होते हैं? अगर पोली में निकास कम या उत्पादन ज्यादा था, तो क्या ओलिगो में उत्पादन कम होता है? हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर मामलों में ओलिगोहाइड्रामिनियोस का संबंध द्रव के कम बनने से होता है और वजह होती है बच्चे का यूरिन कम बनाना या कम निकलना। अच्छा। इसके पीछे कई गंभीर कारण हो सकते हैं। एक बड़ा कारण है प्लेसेंटा की दिक्कत, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अगर प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं कर रहा, बच्चे को पोषण, ऑक्सीजन कम मिल रहा है, जैसे सीवियर प्री एक्लिम्शिया या बच्चे की ग्रोथ कम होने FGR में होता है। हाँ। तो बच्चा क्या करता है, अपने जरूरी अंगों जैसे दिमाग और दिल को ब्लड सप्लाई बनाए रखने के लिए किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम कर देता है। इससे यूरिन बनना कम हो जाता है और नतीजा एमनियोटिक द्रव कम। समझ गया, प्लेसेंटा की प्रॉब्लम से यूरिन कम बना। जी। दूसरा बड़ा कारण है बच्चे की किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट की पैदाइशी दिक्कतें। जैसे? सबसे गंभीर है बाइलेटरल रीनल एजेनेसिस, मतलब बच्चे की दोनों किडनियां बनी ही नहीं। अरे! जाहिर है बिना किडनी के यूरिन नहीं बनेगा और बहुत गंभीर ओलिगोहाइड्रामिनियोस होगा। या फिर किडनी बनी है पर उनमें कोई गंभीर बीमारी है, जैसे पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज का गंभीर रूप। या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट हो सकती है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्स PUV। यो क्या होता है? ये खासकर लड़कों में होता है। यूरिन के रास्ते में, यूरेथ्रा में एक झिल्ली जैसी रुकावट होती है, तो यूरिन ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पाता। अच्छा। वो वापस जमा होने लगता है ब्लैडर में, किडनी में, जिससे किडनी खराब हो सकती है और यूरिन बनना कम हो जाता है। नतीजा फिर वही ओलिगोहाइड्रामिनियोस। तो प्लेसेंटा की दिक्कत या बच्चे की किडनी या यूरिन के रास्ते में प्रॉब्लम, ये ओलिगोहाइड्रामिनियोस कर सकती हैं। हाँ। ये तो दिखाता है कि एमनियोटिक द्रव की मात्रा सीधे बच्चे की किडनी और प्लेसेंटा के फंक्शन से जुड़ी है। बिल्कुल। अगर ये द्रव बहुत ही कम हो जाए, मतलब सीवियर ओलिगोहाइड्रामिनियोस हो, तो उसके क्या परिणाम होते हैं? आपने कहा था ये चिंताजनक है। हाँ, गंभीर और लंबे समय तक रहने वाला ओलिगोहाइड्रामिनियोस, खासकर अगर ये दूसरी तिमाही में हो, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे मुख्य क्या है? सबसे मुख्य असर पड़ता है फेफड़ों पर। फेफड़े ठीक से विकसित नहीं हो पाते। इसे कहते हैं पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। फेफड़ों का अविकसित रह जाना। ये द्रव फेफड़ों में आता जाता रहता है, एक खिंचाव पैदा करता है जिससे हवा की थैलियां, एल्वियोली, विकसित होती हैं। पानी की कमी से ये प्रोसेस रुक जाता है, फेफड़े छोटे रह जाते हैं। जन्म के बाद ऐसे बच्चे को सांस लेने में बहुत गंभीर दिक्कत हो सकती है। ओ, ये तो बहुत सीरियस है। हाँ,
इसके अलावा पानी कम होने से बच्चे पर गर्भाशय की दीवारों का दबाव बढ़ता है। सही। बच्चा हिलडुल नहीं पाता ठीक से, इससे हाथ पैरों में टेढ़ापन आ सकता है। लिम्ब कॉन्ट्रैक्चर्स जैसे क्लब फुट, चेहरे पर भी दबाव पड़ता है, जिससे एक खास तरह का चेहरा बन जाता है। पॉटर फेसिस कहते हैं, चपटी नाक, नीचे की तरफ कान, आंखों के नीचे सिलवटें। आपने पॉटर कहा? जी। क्या ये वही पॉटर सीक्वेंस है जिसका जिक्र हमारे स्रोत में था? बिल्कुल वही है। जब गंभीर ओलिगोहाइड्रेमनियोस होता है, खासकर बच्चे की किडनी की प्रॉब्लम जैसे रीनल एजेनेसिस की वजह से, तो उससे होने वाले परिणामों के समूह को पॉटर सीक्वेंस कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें आमतौर पर होता है दोनों किडनी का ना बनना, ये कारण हुआ। गंभीर ओलिगोहाइड्रेमनियोस, ये परिणाम। फेफड़ों का अविकसित होना यानी पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया, परिणाम। हाथ पैरों का टेढ़ापन, परिणाम। और वो खास चेहरा, पॉटर फेसिस, परिणाम। अच्छा। हमारे स्रोत में इसकी बहुत डिटेल नहीं है, पर यह नाम जानना जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि बच्चे की यूरिन प्रोडक्शन में फेलियर के कितने गंभीर और अक्सर जानलेवा परिणाम हो सकते हैं। हाँ, ये तो वाकई गंभीर बात है। इससे साफ है कि सीवियर ओलिगोहाइड्रेमनियोस बच्चे के विकास के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। ये पूरी चर्चा तो यही दिखाती है कि एमनियोटिक द्रव कोई साधारण पानी नहीं है। ये बच्चे के विकास, सुरक्षा, स्वास्थ्य सबका एक बहुत अहम और जटिल हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो मुख्य बातें क्या रहीं? हमने देखा कि एमनियोटिक द्रव एक डायनामिक चीज है। ये बनता है मुख्य रूप से बच्चे के यूरिन और लंग फ्लूइड से, और इसका बैलेंस बना रहता है बच्चे के निगलने और मेम्ब्रेन से एब्जॉर्प्शन के जरिए। और ये बैलेंस बच्चे के स्वास्थ्य का एक बहुत सेंसिटिव इंडिकेटर है। एकदम सही। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो पॉलीहाइड्रेमनियोस, पानी ज्यादा, या ओलिगोहाइड्रेमनियोस, पानी कम जैसी स्थितियां बनती हैं। जी। पॉलीहाइड्रेमनियोस के पीछे बच्चे की निगलने में दिक्कत, माँ की डायबिटीज वगैरह हो सकते हैं। और ओलिगोहाइड्रेमनियोस अक्सर प्लेसेंटा की प्रॉब्लम या बच्चे की किडनी यूरिनरी ट्रैक्ट की दिक्कतों से जुड़ा होता है। बिल्कुल। और हमने ये भी समझा कि इन दोनों के ही गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पॉली से प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क बढ़ सकता है, जबकि गंभीर ओलिगोहाइड्रेमनियोस, खासकर दूसरी तिमाही वाला, फेफड़ों के अविकसित रहने, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया और पॉटर सीक्वेंस जैसी जानलेवा स्थितियों तक ले जा सकता है। इसीलिए गर्भावस्था में एमनियोटिक फ्लूइड का रेगुलर चेकअप अल्ट्रासाउंड से इतना जरूरी है। हाँ, ये भ्रूण की निगरानी का एक अनिवार्य हिस्सा है। इससे हमें संभावित दिक्कतों का जल्दी पता चलता है और हम सही मैनेजमेंट प्लान कर सकते हैं। ये जानकारी यकीनन हमारे सुनने वालों, खासकर मेडिकल ऑफिसर्स के लिए बहुत काम की होगी। उम्मीद है। आज की चर्चा से एक बात जो सोचने के लिए रह जाती है वो ये है कि प्रकृति ने बच्चे के विकास के लिए कितना अद्भुत और कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है। ये पानी, इसका बनना, निकलना, ये संतुलन, हाँ, है तो अद्भुत। और ये कितना नाजुक भी है। एक छोटी सी गड़बड़ी, चाहे बच्चे की बनावट में, प्लेसेंटा के काम में या माँ के स्वास्थ्य में, पूरे सिस्टम को हिला सकती है। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि गर्भ के अंदर की यह दुनिया बाहरी और अंदरूनी फैक्टर्स के प्रति कितनी संवेदनशील है। इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने की जो जटिलताएं हैं, उन पर यकीनन और भी सोचा जा सकता है।